जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम जैसे ज्योग्राफी में 12th क्लास की ज्योग्राफी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो 2024 के सेशन के लिए। इसमें 30% सिलेबस की कटौती की गई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मैं सबसे पहले आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी को अच्छे से ढंग से पढ़ रखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। आज मैं इस चैप्टर को जो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं। इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना और लिखते जाना, जैसे बताता जा रहा हूँ उस हिसाब से। तो हम आज ज्योग्राफी के बारे में देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी है क्या। देखो भूगोल की बात करें, भूगोल एक अच्छी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, जहां तक आपको लगे इसे जितना आप ज्यादा समझ सकते हो ना उतना ही अच्छा रहता है। तो भूगोल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, इस तरफ देखना आप। देखो भूगोल इंग्लिश में इसे ज्योग्राफी कहा जाता है। ये देखो भूगोल शब्द के बारे में बातचीत करेंगे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखो भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है। तो आपको साथ साथ लिख ही लेना है कि भू यानी पृथ्वी, गोल यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। अगली बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो ये ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा से बना हुआ है, ग्रीक या यूनानी भाषा से बना हुआ है। ग्रीक या यूनानी भाषा किस शब्द से किससे बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ये बना हुआ है जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी ऐसे शब्द से बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ये जिसका तात्पर्य क्या होता है, देखो भूगोल, भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा या यूनान भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ होता है जो दो शब्दों से मिलकर होता है, जियो और ग्राफिया। जो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो आपको एक बात याद रखना, भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर घटित होने वाली जितने भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा पृथ्वी में जो परिमंडल होते हैं, भूगोल की बात करें तो उसमें आपको पता है जीवमंडल होता है, इसके अलावा स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जलमंडल होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी में। इस परिमंडल में यानी इस पृथ्वी के भूदृश्य में हमें जो कुछ भी दिखाई दिया जा रहा है, या उसमें हम प्रकृति या हम कह सकते हैं भौतिक और मानवीय जितनी भी गतिविधियां उनको हम साथ करते हैं इसमें, तो वही क्या कहलाती है, भूगोल कहलाती है। देखो पृथ्वी का वर्णन करना, देखो वापस देखना, भूगोल पृथ्वी गोल है, शाब्दिक अर्थ होता है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के ज्योग्राफी से बना हुआ है, यूनान या ग्रीक भाषा से, जियो प्लस ग्राफिया यानी पृथ्वी, मतलब वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल किसे कहते हैं, तो ये आप ना स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें है ना आपको लिखनी है। अब हम बात करते हैं कि भूगोल कहते किसे हैं। देखो भूगोल किसे कहते हैं, मानव के निवास के, भूगोल में मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ध्यान रखना, मानव के निवास के रूप में, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का, किसके, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, करना भूगोल कहलाता है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल। यानी इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल या सरफेस पर मानव क्या करता है, निवास करता है, और उसके वर्णन को ही क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, भूगोल कहलाता है। देखो भूगोल, हम भूगोल की बात करें तो भूगोल शब्द, यानी भूगोल शब्द देने वाले कौन थे, तो याद रखना ज्योग्राफी में आपको बहुत बड़ा यहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ।
भूगोल शब्द देने वाले थे इरेस्टोथेनीज। भूगोल शब्द देने वाले कौन थे? इरेस्टोथेनीज थे। उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था, ये ध्यान रखना। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, भूगोल शब्द किसने दिया था? इरेस्टोथेनीज ने दिया था, ये याद रखना। देखो ये रहने वाले कहाँ के थे? यूनान के थे, ध्यान रखना। तो ये इसके बाद में हम बात करते हैं भूगोल के जनक। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। देखो भूगोल का जनक हिकेटियस क्यों कहा जाता है? भूगोल की जितनी भी सामग्री पड़ी थी, उस सारी सामग्री को व्यवस्थित रूप से करने वाले जो इंसान थे उसका नाम क्या था? हिकेटियस था। भूगोल को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का जो कार्य प्रारंभ किया था, किसने किया था? हिकेटियस ने किया था। भूगोल शब्द किसने दिया था? एरिस्टोथेनीज ने दिया था, ध्यान रखना ये भी आपको। अब हम बात करते हैं अगले भूगोल के बारे में। देखो भूगोल की प्रमुख दो ब्रांचेज है, दो शाखा है। एक का नाम है भौतिक भूगोल, साथ ही लिख लेना आपको। दूसरा है मानव भूगोल। एक का नाम भौतिक भूगोल, दूसरे का क्या नाम है? मानव भूगोल। आपने क्लास 11 के अंतर्गत भौतिक भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से आपने अध्ययन किया होगा, और 12th क्लास में आप मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करोगे। देखो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जिसमें मानव का किसी भी प्रकार से बनने में कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मैं आपको इस सारे चैप्टर में, ये 11th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th में मजे लेते हैं, लेकिन खूब अच्छे से अगर 11th क्लास ढंग से पढ़ लेना तो 12th क्लास में इतना आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये याद रखना, दो ब्रांच होती है, भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? भूगोल। भूगोल जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी गोल है। फिर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया से बना हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर होता है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। फिर मैंने ज्योग्राफी की या भूगोल की डेफिनेशन बताई थी, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना है, क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल की दो शाखा है, एक भौतिक भूगोल है, दूसरी मानव भूगोल है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो तो ये सबसे पहले आपको यही सारी चीजें लिखनी है। जैसे भौतिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, जो जर्मनी है। हम सारी बातें 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी की करेंगे। देखो आगे अब आज से हम स्टार्ट करें भूगोल। कौन सी? मानव भूगोल। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि मानव भूगोल को आपको अध्ययन किस प्रकार से करना है। मानव भूगोल का अध्ययन आप किस प्रकार से करोगे? मैं हो सके तो स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट ही कर देता कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय चैप्टर ये है, और इसको शुरुआत कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे साल ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ने 6 से 7 महीने में कंप्लीट कैसे करने हैं। वैसे 4 महीने में, 3 महीने में कोर्स हो जाता है, कैसे करें इसको? तो आपको ना पहले समझना है कि मानव भूगोल कहते किसे हैं। देखो मानव भूगोल की हम बात करें, समझना, मानव भूगोल किसे कहते हैं? हम या मानव और इसी प्रकृति या पृथ्वी के, या मैं कह सकता हूं धरातल पर जो भी चीजें, उनके बीच के संबंध को ना क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य पृथ्वी पर या धरातल पर जो कुछ भी है, पेड़, पर्वत, पठार, मैदान, उसमें किसी न किसी प्रकार से हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करके उसमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, वही मानव भूगोल है। जैसे मैं बताऊं आपको, देखो हम अध्ययन इसमें कैसे करते हैं। जैसे देखो हम इसमें अध्ययन करेंगे जनसंख्या का। मानव है तो एक चैप्टर आएगा खुद का, कौन सा? जनसंख्या। जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या अपना क्या करेगी? विकास करेगी। तो एक चैप्टर इसमें क्या आएगा? मानव विकास कर। इसके बाद क्या करेंगे? मानव अपना विकास कर रहा है, जनसंख्या है, तो मानव विकास किस प्रकार से कर रहा है? तो पहली बात तो मानव रहेगा कहाँ? जहां रहेगा उनको हम बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें एक चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम? बस्तियां पढ़ेंगे। जनसंख्या होगी, मानव विकास कर रहा है, बस्तियां। मानव अपना विकास किससे कर रहा है? तो 3 सेक्टर आते हैं। एक आता है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है?
प्रकृति से जो प्रकृति में प्रदत्त जो भी चीजें हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करना हो गया, खनन करना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इसके अलावा लकड़ी काटना हो गया, आखेट करना हो गया, भोजन संग्रहण करना हो गया, ये सारे कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में। अब इसके अलावा और मानव क्या करेगा? उद्योगों का, उद्योगों में काम करेगा, यानी वो कौन से सेक्टर की? द्वितीय क्रियाकलाप की बात करेगा। इसके अलावा मानव कौन से क्रियाकलाप में करेगा? तृतीय क्रियाकलाप में काम करेगा। मानव अपना विकास करने के लिए कार्य करेगा तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें परिवहन, संचार, इसके अलावा बीमा, बैंकिंग, बहुत सारे क्षेत्र। तृतीय सेक्टर भी अपने आप में दो भागों में डिवाइड है। देखो तृतीय सेक्टर, इसके अलावा मानव क्या करता है? हमने अभी बात की, वैसे मानव क्या करेगा? कृषि करेगा। मानव को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। मानव को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संचार की आवश्यकता पड़ेगी। मानव को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। मानव को और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उद्योग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मानव, इन सबसे मिलकर मानव क्या करेगा? पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। ये सारी की सारी चीजें, इन सभी के जितने मैंने आप पर नाम लिख रहे हैं ये आपके चैप्टर होंगे, उन्हीं का हम, आप 12th क्लास में पूरे साल इन्हीं का अध्ययन करते हो। तो याद रखना, मानव भूगोल के अंदर जितने मैंने नाम लिख रखे हैं आप सब इनसे वाकिफ हो। हमारी जिंदगी से ये जुड़े हुए शब्द सारे के सारे, इन्हीं सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यही आपको पूरे साल पढ़ना होता है। अब देखो, आपको देखो मैं तो जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मानव भूगोल क्या है उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जनसंख्या, मानव विकास, बस्ती, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप में चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप पढ़ते हो, परिवहन, संचार पढ़ते हो, खनिज पढ़ते हो, उद्योग पढ़ते हो, यानी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी इसके अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है विस्तृत रूप से इन सब का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की या मानव भूगोल की। देखो इस मानव भूगोल वाली जो अपना पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपको मानव भूगोल, इसकी प्रकृतियां जो विषय क्षेत्र है, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको पूरे पार्ट के बारे में बता देता हूँ क्या है। मैं फिर हर टाइम अगली बार जब भी वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको इसके रिवाइज करवाऊंगा। देखो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे। परिचय पढ़ने के बाद में इसके घटक पढ़ेंगे, मानव भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे, यानी ब्रांचेज। ध्यान रखना, सब ब्रांचेज भी पढ़ेंगे, ब्रांचेज भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ परिभाषाएं भी दे रखी है, वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ संकल्पनाएं हैं, यानी विचारधारा पढ़ेंगे 3। कौन कौन सी विचारधारा? जिसे निश्चयवाद हो गया, संभववाद हो गया, नवनिश्चयवाद हो गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी प्रकृति पढ़ेंगे हम, प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके क्षेत्र और उपक्षेत्र पढ़ेंगे, उपक्षेत्र। देखो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद घर जाके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है। आज तक मैंने 6 साल से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल से, तो अलग अलग जगह जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो हर बार बच्चे के 90 से बहुत सारे बच्चों के आते हैं 99 तक चले गए हैं। तो ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको कंटिन्यू नोट्स बनाते जाना है और सारे के सारे आपको पढ़ते जाना है। एक बार घर पे 5 से 10 मिनट रिवीजन कर लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लंबे समय तक बने रहना तो हो जाएगा मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा, और अच्छे परसेंटेज भी बन जाएंगे। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल की। इसमें देखो आपके चैप्टर में रिलेटेड जो भी है बातें वो मैंने यहाँ लिख ली है। लिखना कारण ये है कि टाइम बचे इसकी वजह से। देखो भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। इसका तात्पर्य क्या होता है? देखो समाकलनात्मक क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में सारी जितनी जानते हैं ना, तो वो सारे इंटीग्रेटेड कह रहा हूँ, यानी सभी चीजों को एक लेकर समग्रता की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में इंटीग्रेटेड कहते हैं, तो उनकी बात करें। फिर अनुभविक, अनुभविक का मतलब होता है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। अब मैंने किसी चीज का क्या कर लिया? अनुभव कर लिया। अनुभव करके इसको मैं क्या लेके आ रहा हूँ? व्यवहार में लेके आ रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करना आप। कैसे? जैसे मैं बताऊं आपको, मैं जैसे एक चीज का विशेष तौर पर नोटिस करना है यहाँ पर।
जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत लंबा इसका क्या हो गया, अनुभव हो गया। अब अनुभव होने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, अपने व्यवहार में लेकर आऊंगा, व्यवहार में लेकर आऊंगा। तो अगला शब्द क्या है, व्यवहारिक है। तो भूगोल ही एक ऐसा है, जैसे इंटीग्रेट है, समानार्थक या अनुभाविक एवं व्यवहारिक है क्या, भूगोल। इसके बाद की बात करें, किसी भी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है या जोर दिया जाता है। मैंने आपको कहा था प्रकृति और मानव, प्रकृति मतलब भौतिक भूगोल, मानव मतलब मानव भूगोल। भूगोल की जो प्रमुख शाखा है, इन दोनों पर ही जोर दिया जाता है। आपको पता है 11वीं क्लास में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी भौतिक भूगोल में, तो सारे पर्वत पठार मैदान जितने भी है, आपने महासागर पढ़े, ग्लेशियर पढ़े, वो क्या है, प्रकृति। उस किसका अध्ययन किया जाता है, प्रकृति का, भूगोल में। और मानव जो आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में बताया था कि इसके अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्य पालन हो गया, परिवहन, संचार, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। देखो अगला क्या है इसमें, प्रकृति और मानव, प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व है, एलिमेंट्स है, जो समग्रता, इंटीग्रेट के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेष तौर पर यही बात है। देखो प्रकृति और मानव यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों अविभाज्य तत्व है। कैसे, आप इसको अलग नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, क्या हमें पानी के बिना जी सकते हैं हम, क्या सांस लिए बिना जी सकते हैं हम, क्या हमें पर्वत पठार मैदान की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, इनकी आवश्यकता होती है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के आधार पर तीन विचारधाराएं निकली आगे, मैं आपको बताऊंगा, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इसके अलावा संभववाद, जो फ्रेडरिक रेटजेल, इसके अलावा फेब्रे महोदय ने दी थी और ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी थी। तो प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व है, इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। इसको किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। आगे देखो, पृथ्वी के प्रमुख दो घटक जो निम्न है। अब देखो कौन कौन से घटक है पृथ्वी के दो, क्या देखना, एक तो भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण क्या है देखना। इसके अंतर्गत बात करें, इसमें जल, मृदा, भूआकृति, जलवायु और वनस्पति विज्ञान और भी बहुत सारी चीजें आती है। ये सारे के सारा कौन सा पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिसका हमने फिजिकल ज्योग्राफी में अध्ययन कर चुके हैं, भौतिक भूगोल के बारे में, जो मैंने अभी 1 महीने पहले आपको 3-4 टॉपिक उसके करवाए थे मैंने। तो भौतिक पर्यावरण मतलब जल, मृदा, भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, ये सारे के सारे क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये भौतिक पर्यावरण है। इसके दो घटक है, एक तो भौतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित। अब देखो मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है, मानव ने निर्मित किया है, बंदरगाह मानव ने बनाया, खेत काम कर रहा है, उद्योग में काम करता है, परिवहन, संचार आदि, ये सारे के सारे मानव जनित है। जैसे देखो ये मान लेना एक गांव है, यहाँ पर ये क्या है, घर है, इसके अलावा ये पटरी है, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या है, सड़क है, ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर बंदरगाह है, ये बंदरगाह है। तो ये सारे के सारे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ खड़े किए, किसने किए, सारे के सारे मानव ने किए। और मानव ने ये सारे कहां पर किए, धरातल पर किए हैं, सारे कहां पर किए, धरातल पर किए। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सांस्कृतिक दृश्य। सांस्कृतिक दृश्य हमें दिखाई दे रहे, मानव ने खुद ने निर्मित किए ये सारे, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भूगोल की प्रमुख शाखाएं, ध्यान रखना, भूगोल की प्रमुख शाखाएं। हमने भूगोल की बात कर ली थी, भूगोल किसे कहा जाता है, भूगोल के घटक कितने होते हैं, दो, उनकी बात कर ली थी, भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। आपको पता है इसके अलावा भौतिक पर्यावरण नहीं है, ये किससे इंटीग्रेटेड हो रखा है, भूशास्त्र, इसके भौतिक भूगोल, इसके अलावा भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, इसके अलावा जलवायु विज्ञान आदि से ये जुड़ा हुआ है। आगे देखो भूगोल की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं आपको नाम दो याद रखने, एक का नाम क्या है भौतिक भूगोल, दूसरे का नाम क्या है मानव भूगोल। मैंने भौतिक भूगोल आपको पता है 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। भौतिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय हैं। इसके अलावा मानव भूगोल, देखो मानव भूगोल की बात करें, यहाँ भौतिक भूगोल तो 11वीं क्लास पढ़ चुके हैं, 12वीं क्लास में सारे मानव भूगोल ही पढ़ने हैं। देखो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का क्या किया जाता है, अध्ययन। ये मान लो क्या अपनी पृथ्वी, ये पृथ्वी पर क्या है, पर्वत है, ये पृथ्वी पर क्या है, पठार है,
ये पठार है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर क्या है, मैदान है। मैं कहना चाहता हूँ ये पृथ्वी पर है पर्वत, ये पृथ्वी पर पठार, ये पृथ्वी पर मैदान। अब बताओ पर्वत, पठार और मैदान जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है उनका हमने अध्ययन आपको पता है भौतिक भूगोल में किया है। महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, उनका अध्ययन हमने किसमें किया है, भौतिक भूगोल में किया है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है परिभाषा में कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है, किसमें, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ये पृथ्वी के कौन से स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, प्रकृति निर्मित। अब देखो अगला है मानव भूगोल। मानव भूगोल की बात करते हैं। देखो अब आपको हेडिंग लगानी, ये मानव भूगोल, और मानव भूगोल लिखे इसमें है कुछ मैं आपको बातें बताता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है मानव भूगोल के जनक की बात करें तो जनक याद रखना फ्रेडरिक रेडजेल है। रेडजेल भी लिखा होता है, रेडजेल भी लिखा होता है, फ्रेडरिक रेडजेल है ये। और लिखना ये कहां के निवासी याद रखना, ये जर्मनी के हैं। याद रखना इन्होंने एक संकल्पना विचारधारा प्रस्तुत की थी जिसको निश्चयवाद कहते हैं। हम निश्चयवाद पढ़ेंगे उस समय आपको इसमें लिखा दूंगा। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना। वैसे आपकी किताब में शायद पुस्तक नहीं दे रखी है तो आपको ध्यान रखने का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी इनकी पुस्तक है, जर्मनी के निवासी है, नाम क्या इनका फ्रेडरिक रेडजेल, जो क्या है मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। ध्यान रखना आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, इस मानव भूगोल चैप्टर के, यानी आपके 12th क्लास का है, इसके बारे में। देखो मानव भूगोल के विकास की बात करें तो मानव भूगोल का विकास सबसे पहले कब, कौन सी सदी में हुआ था, मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी में हुआ था, फ्रांस और जर्मनी में। ध्यान रखना कहां पर, फ्रांस और जर्मनी में कौन सी सदी में हुआ था, 18वीं सदी में। किसका, मानव भूगोल का। अब देखो ये हम सारी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा की। मानव भूगोल किसे कहते हैं, देख रहे हो, इसमें भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा आप याद रख सकते हो, ये यूनिवर्सल है, ध्यान रखना। भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बहुत सारी चीजों का क्या, जैसे प्रकृति से प्रदत्त बहुत सारी चीजें हैं उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग करके क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, खुद का विकास करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने नियतिवाद कहा था कि नियतिवाद यानी प्रकृति सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति राजा है, मानव उसका क्या है, गुलाम है। ऐसी विचारधारा नियतिवादी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे। फिर देखो भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ध्यान रखना भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति से, और मानव निर्मित पर्यावरण यानी मानव जो अभी मैंने थोड़ी देर चार्ट बनाया है वो सारे मानव निर्मित है, उनके बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अब हम बात करें परिभाषा की। देखो 12th क्लास की किताब में परिभाषाएं 3 दे रखी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करते हो ना तो यहाँ से प्रश्न हर साल पूछा जाता है। मैं बताऊं इस साल मैंने भी दिया फर्स्ट ग्रेड, उस फर्स्ट ग्रेड में रेडजेल की परिभाषा पूछी गई थी, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडजेल महोदय की परिभाषा है। देखो रेडजेल महोदय ने क्या कहा था, रेडजेल ये है फ्रेडरिक रेडजेल, जर्मनी के जो निवासी है, जो मानव भूगोल के क्या है, जनक है। उन्होंने क्या कहा था, मानव भूगोल, किसकी बात कर रहे हैं, मानव भूगोल कर रहे हैं, मानव समाज और धरातल। धरातल का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, संश्लेषित, यह संश्लेषण निर्माण करना। प्रकृति और धरातल यानी धरातल या प्रकृति और उसके बीच मानव के बीच में जो संबंध है उनको निर्माण करना, यानी अच्छा देखो क्या कर रहे हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। किसके अनुसार है, रेडजेल महोदय के अनुसार है। रेडजेल महोदय ने आपको पता है पूछे ना किस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो याद रखना संश्लेषण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। किसने, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। तो ये परिभाषा याद रखना, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का परिवर्तनशील संश्लेषित अध्ययन ध्यान रखना। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह आपको याद रखनी है परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जाने की ये संभावना सबसे
ज्यादा है। याद रखना किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तो ये याद रखना संश्लेषण पर, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगली परिभाषा है एलन सैंपल, यही इसी सैंपल की बात करें। ये कौन है, याद रखना फेडरिक, मैंने कहा फेडरिक रेडजोल मोदी ने बताया था, नियतिवाद के बारे में बताया था। ये फेडरिक रेडजोल मोदी की शिष्य है, क्या नाम है, एलन सैंपल। कहाँ की है, ये यूएसए की निवासी है। इनकी शिष्य ध्यान रखना, ये इन्होंने ही इस नियतिवाद को आगे लेकर गए थे। नियतिवाद को सपोर्ट करने वाली इसी या एलन सैंपल है। क्या कह रही है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी या अस्थिर पृथ्वी और चंचलशील मानव के बीच में, ये चंचलशील कह सकते हो या क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखो क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कैसे, देखो मानव है, मानव इस पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन कर रहा है। जैसे मानव ने बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी। ये पृथ्वी अपनी अस्थिर पृथ्वी जो है, इस अस्थिर पृथ्वी या स्थिर पृथ्वी, इसके ऊपर मानव ने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। आज से 100 साल 200 साल पहले देखो, औद्योगिक क्रांति से पहले पृथ्वी की स्थिति, वर्तमान समय की पृथ्वी की स्थिति में देखो रात दिन का अंतर है। क्यों, क्योंकि मानव ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। कैसे, जैसे बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर दिए, बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारी नई नई खोजें करके ट्रेनें चलने लगी है, सड़कें बनने, एरोप्लेन चलने लगे हैं, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा होने लगे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो मानव ने क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो इसी प्रकार इसी सैंपल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, मानव एक्टिव है, बहुत ज्यादा चंचलशील है। मानव किस पर, पृथ्वी पर बहुत सारा प्रकार के क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का निर्माण। जैसे मैं बताऊं, अभी आपकी जमीन खाली है, वहां पर आपके पापा या कुछ कोई सोच रहा है कि मकान बना लूं, क्या उन्होंने मकान बना के उसमें परिवर्तन किया या नहीं किया, कुछ चेंजेस आए हैं वहां पर उस जगह पर। तो क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। इस पर किसको ज्यादा, संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। गत्यात्मकता का मतलब क्या होता है, गतिशीलता। क्या होता है, संबंधों की गतिशीलता। अब देखो मानव गतिशील है यहाँ पर, किस पर, अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी यानी प्रकृति में कुछ चेंजेस कर रहा है मानव। देखो अगली परिभाषा है विडिला ब्लांस मोती, ये कहां के, फ्रांस की निवासी है। कहां के, जिन्होंने संभववाद विचारधारा दी थी, ये संभववाद के बारे में उन्होंने बताया था। ये इनका क्या कहना है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। वापस देखना, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, खूब सारे भौतिक नियम है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंध, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये कौन सी, ये मानव भूगोल, ध्यान रखना। तो ब्लांस मोदी की परिभाषा याद रखना, इन्होंने मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों को, ध्यान रखना, अंतर संबंधों की एक संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी। क्या थी, संभववाद। संभववाद का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या कि पृथ्वी कुछ नहीं है, पृथ्वी कुछ नहीं है, सब कुछ है जो कौन है, मानव है। मानव ही इस पृथ्वी पर क्या कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। मानव क्या है, मानव राजा है, पृथ्वी क्या है, मानव की क्या है, गुलाम है। यानी संभववाद विचारधारा देने वाले थे कौन थे, विडिला ब्लांस मोदी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले चैप्टर में, इसे अगले पार्ट में इसके अंतर्गत जो चीज बची हुई है, जैसे मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद तथा इसकी जो शाखाएं हैं उनका हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। जय हिंद।